दोस्तों, स्वागत करता हूँ जहाँ सिर्फ कहानियाँ ही नहीं, जज्बात भी। तो आइए नई कहानी शुरू करते हैं, जो है शर्लक होम्स की द एडवेंचर ऑफ द ग्रीक इंटरप्रेटर। इसका हिंदी वर्जन यूनानी अनुवादक या यूनानी ट्रांसलेटर। कहानी को सुनने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कीजिए। और अगर कहानी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। शर्लक होम्स की और भी कहानियां सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट की लिंक को ज़रूर चेक करें। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। इस अजीब किस्से को सुनने के बाद हम कुछ देर तक शांत बैठे रहे। इसके बाद शर्लक ने बड़े भाई की तरफ देखा। उन्होंने पूछा, आपने कोई कदम उठाया? माइक्रॉफ्ट ने अपनी बगल वाली मेज से डेली न्यूज़ अखबार उठाया। एथेंस निवासी एक यूनानी सज्जन जिनका नाम पॉल क्रेटाइट्स है और जो अंग्रेजी बोल पाने में नाकाम हैं, अगर कोई आदमी उनके पते ठिकाने के बारे में खबर देगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। ऐसा ही एक दूसरा इनाम उस आदमी को दिया जाएगा जो एक यूनानी महिला सोफी के बारे में जानकारी देगा। ये समाचार सभी दैनिक अखबारों में छपा था, लेकिन जवाब कोई नहीं आया। यूनानी दूतावास की क्या हालत है? मैंने उनसे पूछताछ की थी, उन्हें कुछ भी नहीं पता। क्या एथेंस पुलिस के मुखिया को कोई तार भेजा गया? माइक्राफ्ट ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, परिवार की तो सारी ताकत तुम्हारे पास है। तुम अपने तरीके से मामले को उठाओ और अगर तुम कुछ कर सकते हो तो मुझे बताओ। जरूर, मेरे दोस्त ने कुर्सी से उठते हुए कहा, मैं आपको और मिस्टर मेलस को भी इसकी जानकारी दूंगा। इस बीच मिस्टर मेलस, आप अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि आपकी जगह मैं होता तो ज़रूर ही अपनी सिक्योरिटी के लिए परेशान होता। इस समाचार को पढ़कर उन्हें ज़रूर ही पता चल जाएगा कि आपने उनके साथ धोखा किया है। हम दोनों घर की तरफ चले तो होम्स रास्ते में पड़ने वाले एक तार घर पर रुक गए और वहां से कई तार भेजे। होम्स ने कहा, वॉटसन, तुम तो जानते ही हो कि हमारी शाम बेवजह खराब हो गई। मेरे माइक्रोफ्ट की तरफ से बहुत ही रोचक मामले कुछ इसी तरह से आए थे। जिस परेशानी को अभी हमने सुना है, उसके बारे में एक सिर्फ सफाई मिलने के बावजूद उसमें अभी भी कुछ खास पहलू बाकी हैं। तुम इसे सुलझाने की उम्मीद करते हो? इतना कुछ जान लेने के बाद अब हमें केवल एक पॉइंट पर फोकस करना है। अगर हम उसे खोज पाने में नाकाम रहे तो मेरे लिए कुछ कहना मुश्किल है। हमने अब तक जो कुछ सुना है उस पर आपने जरूर ही अपनी कोई राय बनाई होगी। हाँ, अभी अधूरी है। तो क्या ख्याल है आपका? सच कहूं तो मेरी नज़र में साफ तौर पर यही नज़र आता है कि यूनानी लड़की को यही अंग्रेज नौजवान हेराल्ड लेटिमर पकड़ कर ले गया था। कहाँ से पकड़ कर ले गया था? शायद एथेंस से। शर्लक होम्स ने अपना सिर हिलाया। यह अंग्रेज नौजवान यूनानी भाषा में एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता। महिला अच्छी तरह अंग्रेजी बोल सकती थी। अंदाजा है कि महिला कुछ वक्त से इंग्लैंड में थी, लेकिन नौजवान यूनान कभी नहीं रहा। मेरा अंदाजा है कि महिला जब इंग्लैंड आई होगी तभी हेराल्ड ने उसे अपने साथ भाग जाने के लिए राजी कर लिया होगा। ये तो पूरी तरह हो सकता है। फिर भाई की क्या कहानी है? उसके बारे में मेरा अंदाजा है कि वो अपनी बहन का पता लगाने के लिए यूनान से इंग्लैंड आया होगा। वो अनजाने ही हेराल्ड और उसके बूढ़े साथी के कब्जे में आ गया होगा। दोनों ने उसे बंधक बनाकर उसके भाई के ऊपर लड़की के हिस्से की प्रॉपर्टी के कागजात पर दस्तखत करने का दबाव बनाने की कोशिश में उस पर जुल्म किया। उसने दस्तखत करने से इनकार कर दिया होगा। उसके साथ मोलभाव करने के लिए किसी ट्रांसलेटर की जरूरत थी। उन लोगों ने पहले किसी दूसरे आदमी को इस्तेमाल करने के बाद मिस्टर मेलस की सेवा लेने के लिए राजी हुए होंगे। लड़की को उसके भाई के आने के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक था कि उसने अपने भाई को वहां देख लिया। वेल डन वॉटसन, होम्स ने खुशी में कहा। मेरा अंदाजा भी सचमुच यही है कि तुम सच्चाई से ज्यादा दूर नहीं हो। तुम इस बात को समझो कि हमारे पास जानकारी है। हमारे लिए फिक्र की बात अब यह है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो लोग हमें थोड़ी मोहलत देंगे तो हम उन्हें ज़रूर पकड़ लेंगे। लेकिन हम ये कैसे पता लगाएंगे कि वो घर आखिरकार है कहाँ? ठीक, अगर मेरा ये अंदाज़ा सही है कि लड़की का नाम सोफ़ी क्रेटाइट्स है या था, तो हमें उसे ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब हमारी इकलौती उम्मीद वो लड़की ही है,
क्योंकि उसका भाई तो हमारे लिए पूरी तरह अजनबी है। ये तो साफ है कि हेराल्ड को लड़की से रिश्ता बनाए कुछ हफ्ते का वक्त बीत चुका है। इस दौरान उसके भाई को दोनों के रिश्ते की जानकारी मिली होगी और वो लंदन आ गया होगा। अगर वो लोग इस दौरान उसी जगह में रह रहे होंगे तो हो सकता है कि हमें माइक्राफ्ट के एडवर्टीजमेंट का कोई जवाब मिल जाए। हम बातें करते करते बेकर स्ट्रीट में अपने घर पहुंच गए। होम्स सीढ़ियों पर पहले चढ़े और उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, हम ये देखकर हैरान रह गए कि उनके बड़े भाई माइक्रॉफ्ट कुर्सी पर बैठे सिगरेट पी रहे थे। हमारे हैरान चेहरों को देखकर उन्होंने बहुत ही नरमी में कहा, आओ शर्लोक, अंदर आओ। तुम्हें मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी शर्लोक, लेकिन ये केस मुझे किसी हद तक लुभा रहा है। आप यहाँ कैसे पहुंचे? तुम्हारे आगे आगे तांगे में बैठकर आया? कोई नई खबर? मुझे मेरे एडवर्टीजमेंट का एक जवाब मिला था। अरे, हमारे यहाँ से तुम्हारे आने के कुछ मिनट बाद ही आया था। और इसका क्या असर पड़ा? माइक्रॉफ्ट ने अपनी जेब से कागज का एक पेज निकाल लिया। ये रहा वो कागज जिसे किसी अधेड़ आदमी ने रॉयल क्रीम कागज पर अपने जे पेन से लिखा है। डियर, आपके आज दिए हुए एडवर्टीजमेंट के जवाब में मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि उस महिला को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर आप मुझसे मिलने की मेहरबानी करें तो मैं आपको उसकी दर्दनाक दास्तान सुना सकूंगा। फिलहाल वो मिर्टल्स बेकेनहम में रह रही है। आपका शुभचिंतक जे डेवनपोर्ट। माइक्राफ्ट होम्स ने कहा, उसने ये लेटर लोअर ब्रिक्सन से लिखा है। शर्लोक, क्या तुम नहीं चाहते हो कि हमें उसके पास अभी जाकर इसके बारे में पता लगाना चाहिए? माय डियर माइक्रॉफ्ट, भाई की जिंदगी कहानी से ज़्यादा कीमती है। मैं चाहता हूं कि हमें तुरंत स्कॉटलैंड यार्ड के इंस्पेक्टर ग्रेगसन से बात करके सीधे बेकनहैम जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि एक आदमी मौत के मुंह में धकेला जा रहा है, इसलिए हमारे लिए हर एक घंटा कीमती है। मैंने उन्हें आइडिया दिया कि यही ठीक रहेगा। हम लोग मिस्टर मेलस को भी रास्ते में अपने साथ ले लेंगे, क्योंकि हमें भी किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, होम्स ने कहा। लड़के को कोई 4 पहिया गाड़ी के लिए भेज दो, उसके आते ही हम फौरन चल देंगे। अपनी बात पूरी करते करते होम्स ने मेज की दराज से पिस्तौल निकालकर अपनी जेब में रख ली। मेरी हालत को भांपते हुए होम्स ने कहा, हाँ, हमने जो कुछ सुना है उसके मद्देनज़र खतरे को देखते हुए हमारे पास अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई हथियार तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम एक खतरनाक गिरोह का सामना करने जा रहे हैं। हम लोग अंधेरा होने से पहले ही पॉल मॉल में मिस्टर मेलस के कमरे पर पहुंच गए। कोई सज्जन अभी अभी उनके पास आए थे। मिस्टर मेलस उसी के साथ चले गए। माइक्रॉफ्ट होम ने पूछा, क्या तुम हमें बता सकते हो कि वो कहाँ गए? दरवाज़ा खोलने वाली महिला ने बताया कि उसे कुछ नहीं मालूम। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि मिस्टर मेलस आने वाले की गाड़ी में बैठकर उसके साथ कहीं चले गए। क्या उन महाशय ने अपना नाम बताया? जी नहीं। क्या वो लंबा काला नौजवान था? नहीं सर, वो तो छोटे कद के दुबले पतले सज्जन थे और उन्होंने चश्मा पहना हुआ था। बड़े खुशमिजाज आदमी लगते थे, क्योंकि वो बात करते वक्त हमेशा हंसते रहते थे। जल्दी चलो मेरे साथ, होम्स ने अचानक चीखते हुए कहा। स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ रवाना होते हुए उन्होंने कहा, मामला सीरियस होता जा रहा है। उन लोगों ने मेलस को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया है। उन लोगों को अपने पिछली रात वाले एक्सपीरियंस से ये बात मालूम हो गई कि मेलस एक कमज़ोर आदमी है। वो बदमाश मेलस को डराने की कला जानता है। इसमें कोई शक नहीं कि वो लोग अपनी फ़ायदे के लिए मेलस को अपने साथ ले गए हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल कर लेने के बाद वो बदमाश उन्हें सज़ा ज़रूर देंगे, क्योंकि अखबार में छपी खबर के लिए वो मेलस के धोखे को जिम्मेदार मानेंगे। हमें उम्मीद थी कि हम रेलगाड़ी से जाएंगे तो अपनी गाड़ी से पहले बेकनहैम पहुंच जाएंगे। स्कॉटलैंड यार्ड पहुंचने के बाद हमें इंस्पेक्टर ग्रेगसन से मिलने और उस घर में दाखिल होने की कानूनी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने में 1 घंटे से ज़्यादा वक्त लग गया। हम पौने 10 बजे से पहले ही लंदन ब्रिज पहुंच गए और उसके आधे घंटे बाद बेकनहैम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतर गए। आधा मील चलने के बाद हम मिर्टल्स सड़क के पीछे बने बड़े और अंधेरे मकान के सामने पहुंच गए और अपनी गाड़ी वहीं छोड़ दी। सभी खिड़कियां बंद हैं, इंस्पेक्टर ने कहा। लगता है कि घर बिल्कुल सुनसान है, होम्स ने कहा। हमारी चिड़िया उड़ गई है और घोंसला खाली है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
पिछले 1 घंटे के दौरान भारी सामान से लदी कोई गाड़ी यहाँ से गई है। इंस्पेक्टर हंसा। मैंने गेट पर लगे लैंप की रोशनी में पहियों के निशान देखे हैं, लेकिन सवाल यह है कि सामान आया कहाँ से। शायद तुमने ये भी देखा होगा कि वैसे ही पहियों के निशान दूसरी तरफ भी बने हुए हैं, लेकिन बाहर की तरफ जाने वाली गाड़ियों के पहियों के निशान ज़्यादा गहरे हैं। इसलिए हम ज़रूर कह सकते हैं कि उस गाड़ी में काफ़ी वज़न रहा होगा। अपने कंधों को झटका देते हुए इंस्पेक्टर बोला, आप मुझसे थोड़ा आगे निकल गए। इस दरवाजे को खोलना आसान नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि किसी के सुने बिना गेट खुल जाए। उसने दरवाजे पर जोरदार चोट मारकर उसकी कुंडी खोलने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। होम्स इस बीच कहीं चले गए, लेकिन कुछ मिनट बाद वापस लौट आए। उन्होंने कहा, मैंने एक खिड़की खुली देखी है। इंस्पेक्टर बोला, ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि आप पुलिस के खिलाफ नहीं बल्कि साथ में हैं मिस्टर होम्स। उसने मेरे दोस्त को पीछे की तरफ अकेले जाते देख लिया था। हालातों को देखते हुए अब हमें किसी इनविटेशन के बिना ही घर के अंदर दाखिल होना चाहिए। एक दूसरे के पीछे चलते हुए हम बड़े घर में दाखिल हुए, और ये वही घर था जिसमें मिस्टर मेलस को लाया गया था। इंस्पेक्टर ने अपनी लालटेन जला ली, जिसकी रोशनी में हमें मेलस के मुताबिक 2 दरवाजे, पर्दे और लैंप दिखाई दिए। मेज पर 2 गिलास, ब्रांडी की एक खाली बोतल और कुछ बचा कुचा खाना पड़ा था। होम्स ने अचानक पूछा, अरे वो क्या है? हम सबने एक जगह खड़े होकर सुना। हमारे कानों में कहीं से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। होम्स दरवाजे से निकलकर बड़े हॉल में पहुंच गए। ऊपर से बहुत ही धीमी आवाजें आ रही थी। होम्स फौरन उस तरफ बढ़ गए। उनके पीछे पीछे मैं और इंस्पेक्टर गए, जबकि उनके भाई माइक्रॉफ्ट भी अपनी पूरी ताकत से अपने भारी शरीर को लेकर जितनी जल्दी हो सकते थे वो भी पहुंच गए। दूसरी मंजिल पर 3 दरवाजे दिखाई दिए। कराने की मंद तो कभी तेज होती आवाज बीच वाले कमरे से आ रही थी। कमरे में ताला लगा था, लेकिन उसकी चाबी बाहर ही छोड़ दी गई थी। होम्स दौड़कर कमरे के भीतर गए, लेकिन हाथों से अपना गला दबाए तुरंत बाहर निकल आए। अंदर चारकोल का धुआं भरा हुआ है, उन्होंने कहा। थोड़ा वक्त दो, वो जल्द साफ हो जाएगा। हमने अंदर झांककर देखा कि कमरे के बीच में तिपाई पर रखे धीमी रोशनी वाले इकलौते लैंप से रोशनी आ रही थी। हमने उसकी दीवार के पास बड़े 2 लोगों को कराहते सुना। दरवाजा खुलते ही काला जहरीला धुआं बाहर आया, जिससे हमारा दम घुटने लगा। होम्स ताज़ा हवा में सांस लेने के लिए दौड़कर छत पर चले गए। उसके बाद उन्होंने कमरे में जाकर खिड़कियां खोल दी और लैंप की तिपाई को उठाकर पार्क में फेंक दिया। कमरे से दोबारा बाहर आते हुए उन्होंने कहा, हम 1 मिनट बाद कमरे में जा सकेंगे। मोमबत्ती कहाँ है? मुझे तो ऐसे माहौल में माचिस जलाने में भी डर लग रहा था। आप दरवाजे पर खड़े होकर मोमबत्ती पकड़िए और अभी हम उन्हें निकाल कर बाहर लाते हैं। माइक्रॉफ्ट, हम एक झटके में दोनों को जहरीले कमरे से निकालकर अच्छी रोशनी वाले हॉल में ले आए। दोनों बेहोश थे और उनके होंठ नीले पड़ चुके थे। उनके चेहरे सूजे हुए और आंखें बाहर निकली हुई थी। असलियत में उनके चेहरे इतने बुगड़ चुके थे कि अगर उनमें से एक आदमी की दाढ़ी नहीं होती तो हम किसी को नहीं पहचान पाते। उसके हाथ और पैरों को एक साथ कसकर बांध दिया गया था। उसकी एक आंख पर किसी भारी चीज से चोट के निशान थे। दूसरा लंबा आदमी भी उसी तरह बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर इस कदर प्लास्टर लगा हुआ था कि उसका दम घुट रहा था और उसके जिंदा बचने की उम्मीद कम थी। आखिरकार हमारी मदद मिलने से पहले ही वो दम तोड़ गया था। बहरहाल मिस्टर मेलस अभी जिंदा थे और अमोनिया और ब्रांडी की मदद से 1 घंटे के अंदर उन्हें अपनी आंखें खोलते देखकर हमें चैन मिला। अगर जरा सी भी देरी और होती तो वो काल के गाल में समा गए होते। ये थी वो कहानी जो मिस्टर मेलस हमें बताना चाहते थे और जिसने हमारे अंदाजों को सही साबित कर दिया। मेलस के पास आने वाले आदमी ने उनके कमरे में एंटर करते ही अपनी कमीज की बाहों में छिपाकर लाई गई दवा निकाल ली होगी और उसे जहर बताकर उसे धमकाया होगा कि अगर वो उसके साथ नहीं गए तो वो उन्हें मार डालेगा। इस धमकी से डरकर मेलस उस बदमाश के साथ चले गए होंगे और उनकी हालत अब हमारे सामने है। तो ये थी कहानी उस यूनानी ट्रांसलेटर के सादे केस की, जिसकी कहानी अभी भी किसी राज में डूबी हुई है।
जिस सज्जन ने हमें विज्ञापन का दोस्तों, जवाब कहानी अब दिया भी था, जारी है। उन्हें बाद में इसका खोज अगला भाग पाने में सुनने हम के सफल लिए हो गए। चैनल को जरूर उन्होंने हमें सब्सक्राइब बताया करें कि युवती और किसी बेल आइकन अमीर को भी यूनानी हिट करते परिवार से चलें थी ताकि आने वाले और अपने एपिसोड कुछ की दोस्तों से नोटिफिकेशन मिलने सबसे इंग्लैंड पहले आई आपको थी। मिले। उसी तो मिलते दौरान वो हैं हेराल्ड अगले एपिसोड लेटिमर में। नाम की एक नौजवान से मिली होगी, जिसने उसके साथ दोस्ती कर ली होगी और उसे अपने साथ भागने के लिए राजी कर लिया होगा। युवती के दोस्तों ने इस घटना से हैरान होकर उसके भाई को एथेंस में खबर देकर आगाह कर दिया होगा। उसके भाई ने इंग्लैंड पहुंचने पर अनजाने ही लेटिमर से कांटेक्ट किया होगा और लेटिमर ने अपने साथी, जिसका नाम विल्सन कैम्स था, उसके साथ मिलकर उसे कैदी बना लिया होगा। चूंकि ये दोनों जानते थे कि युवती के भाई को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए उसे बंधक बनाकर अपनी कैद में रखना आसान था। उन्होंने अपने जुल्मों के दम पर और भूखा रखकर उसे अपनी और अपनी बहन की प्रॉपर्टी के दस्तावेजों पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया होगा। उन्होंने लड़की को बिना बताए उसके भाई को उस घर में कैद करके रखा और चेहरे पर इसलिए प्लास्टर चिपका दिया ताकि ना तो वो कुछ बोल पाए और ना ही उसे कोई पहचान पाए। ट्रांसलेटर के पहुंचने के बाद युवती ने अपने भाई को अचानक वहां देखकर पहचान लिया होगा। लड़की खुद भी उसके घर में कैद थी, क्योंकि उस घर में गाड़ीवान और उसकी पत्नी के अलावा और कोई नहीं था। ये जानकर कि उनका भेद खुल गया है और लड़की का भाई किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं है, किराए पर लिए गए अपने सुसज्जित घर को सिर्फ कुछ ही घंटों पहले की खबर के आधार पर छोड़कर दोनों बदमाश लड़की को लेकर भाग गए। कुछ महीनों बाद हमारे पास बुडापेस्ट से किसी अखबार की कतरन आई, जिसमें लिखा था कि दो अंग्रेज जो एक युवती के साथ यात्रा कर रहे थे, उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। ऐसा लगता है कि सबको चाकू घोंप कर मारा गया है। हंगेरियाई पुलिस का अंदाजा है कि तीनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया होगा और उन्होंने एक दूसरे पर खतरनाक हमले करके जान गंवा दी। होम्स, मेरी सोच को आप जैसा चाहें समझें, लेकिन मेरे सोचने का तरीका अलग है। अगर कोई आदमी उस यूनानी युवती को खोज लेता तो शायद ये जान पाता कि उसके और उसके भाई पर किए गए जुल्म का बदला कैसे पूरा हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये कहानी कैसी लगी आपको। और शेरलॉक होम्स की और भी कहानियाँ सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसको ज़रूर विज़िट करें। और शेरलॉक होम्स के साथ साथ ब्योमकेश बख्शी और जेम्स हेडली चेस की और भी पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल पर पड़े और भी वीडियोस देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं शेरलॉक होम्स की इस रोमांचक दुनिया की एक और अगली पेशकश, अगली कहानी में जल्द ही आपके सामने। तब तक के लिए अलविदा।